हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम टूल्स चैनल और मैं एसवी कुमार आपके लिए आज लेके आए हैं फिजिक्स का लाइट चैप्टर का लेक्चर 2। इसमें हम पहले बात कर चुके हैं। लाइट का पहला क्लास में हम इसका लाइट का बेसिक बताए थे और आज हम इसका जो गोलीय दर्पण है उसके बारे में डिटेल से जानने जा रहे हैं। और आज सबसे पहले देखेंगे, जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, सबसे पहले देखेंगे कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हमेशा एग्जाम में आता है। तो देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है। जैसा कि यहाँ पे दिख रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब परावर्तन के नियम। तो नियम कहता है, परावर्तन के नियम, जैसा कि ये आप पहले भी जानते होंगे, आप क्लास 8 में पढ़े होंगे परावर्तन के नियम, लेकिन यहाँ एक बार रिवीजन कर लिया जाए क्योंकि आगे इसी पे इसका एप्लीकेशन देखना है। तो परावर्तन का नियम कहता है परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है। तो यहाँ पे जैसा कि आपको फिगर दिख रहा है, समतल दर्पण है, एक समतल दर्पण है जिसका परावर्तक सतह जो है उस पे एक किरण एम से पॉइंट ओ पे आपतित हो रही है और परावर्तन के बाद एन के तरफ जा रही है। अब ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण, और ये जो है हम एक अभिलंब डाले हैं इस पे, ये समतल दर्पण पे प्लेन मिरर पे एक परपेंडिकुलर लाइन डाले हैं। तो आपतित किरण परपेंडिकुलर लाइन से जो एंगल बना रही है, अभिलंब से या परपेंडिकुलर लाइन से आपतित किरण जो एंगल बना रही है उसको आई बोलते हैं और इसको कहते हैं आपतन कोण। आपतन कोण किसे कहते हैं? जब आपतित किरण किसी प्लेन मिरर पे या किसी भी मिरर वाला सरफेस पे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जब कोई किरण आपतित होती है तो जो उस पे अभिलंब होता है, जो उस सतह पे परपेंडिकुलर होता है, उसके साथ जो कोण बनाती है, जैसे ये आपतित किरण आपतित हो रही है, उसके परपेंडिकुलर के साथ जो कोण आई बना रही है उस कोण को बोलते हैं आपतन कोण। उसी तरह जब ये परावर्तन के बाद एन के तरफ चली गई, तब जब ये एन के तरफ वाली लाइन जो अभिलंब के साथ एंगल बनाएगी उसे कहेंगे परावर्तन कोण और उसको डिनोट करेंगे स्मॉल आर से। तो आई है आपतन कोण, आर है परावर्तन कोण। और जिस बिंदु पे, जिस पॉइंट पे कोई किरण आपतित होती है उसको बोलते हैं आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतन बिंदु या पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो चलिए, यहाँ पे ओ पॉइंट पे आपतित हो रही है तो इसे ओ पॉइंट को बोलेंगे पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस तरह से पहला नियम हो गया, परावर्तन कोण आपतन कोण के बराबर होता है, यानी कि क्या, I इज इक्वल टू आर। दूसरा नियम क्या है? आपतित किरण, आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। मतलब आपतित किरण और आपतन बिंदु पे डाला गया अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये दो जो पॉइंट है ये हमारा परावर्तन का नियम है और इसका एप्लीकेशन हम आगे पूरे चैप्टर में देखेंगे, इसलिए हम इसको रिवाइंड करवा लिए कि आपको फिर से ये रिवाइंड हो जाए कि हम इसको जानते हैं। वैसे तो आप पहले इसे पढ़े ही होंगे, लेकिन अभी इसका एप्लीकेशन है इसलिए इसको रिवाइंड करना जरूरी है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको रिवाइंड करना जरूरी था क्योंकि ये 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। चलिए तो आगे देखते। हाँ, तो गोलीय दर्पण में हम अभी है ये मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र। अब ये मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र किसे कहते हैं ये पिछली क्लास में हम ब्रीफली बताए थे, लेकिन यहाँ डिटेल में समझिए। हम एक अवतल दर्पण लिए हैं
और दूसरा उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। अब दोनों में ये जो हो गया मुख्य अक्ष हो गया, ये मुख्य अक्ष हो गया। तो मुख्य अक्ष के समानांतर दोनों में एक किरण आई है और वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होता हुआ बाहर निकल गई। उसी तरह उत्तल दर्पण में भी एक किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आया और परावर्तन के बाद निकल गया। तो इसमें मुख्य फोकस जो है एफ, मुख्य फोकस को एफ से डिनोट करते हैं। ये या अवतल दर्पण में हो या उत्तल दर्पण में हो, इसको मुख्य फोकस कहते हैं या प्रिंसिपल फोकस कहते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस डिफाइंड है जब कोई गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण आती है और परावर्तन के बाद जिस पॉइंट पे मुख्य अक्ष को काटती है उस पॉइंट को उस दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि एक किरण आई है और परावर्तन के बाद इस पॉइंट पे काट रही है, तो मुख्य फोकस हो गई, इस पॉइंट को मुख्य फोकस कहते हैं। उसी तरह उत्तल दर्पण में भी काटती हुई प्रतीत हो रही है। अगर यहाँ से जो रिफ्लेक्शन रे है वो अगर काट नहीं रही है मुख्य अक्ष को, अवतल दर्पण में तो काट रही थी लेकिन उत्तल दर्पण में वो काट नहीं रही है। तो अगर काट नहीं रही है तो कहीं पे काटती हुई प्रतीत हो रही होगी। तो काटती हुई प्रतीत हो रही है पीछे, तो यहाँ पे इसका मुख्य अक्ष यहाँ है, मुख्य अक्ष इधर काट रहा है तो मुख्य फोकस यहाँ हो गया और वक्रता केंद्र इधर हो गया। वक्रता केंद्र क्या है ये भी हम पिछली क्लास में बताए थे, यहाँ भी थोड़ा उसको डिटेल कर देते हैं। वक्रता केंद्र उस पॉइंट को बोलते हैं जो कि जिस गोला का भाग है ये दर्पण, जो ये दर्पण जिस गोले का भाग है उस गोले का सेंटर पॉइंट जो है उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। अब जैसे इस तरह का गोला होगा, इस तरह का गोला होगा तो इसका सेंटर कहीं इधर होगा। ये भी अगर इस तरह का गोला होगा तो इसका सेंटर कहीं इधर होगा। तो उसी तरह से हम ये देखते हैं कि अवतल दर्पण में वक्रता केंद्र जो है वो दर्पण के सामने होता है, लेकिन उत्तल दर्पण में जो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस होता है वो दर्पण के पीछे होता है। ये पॉइंट भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये भी आता है हमेशा कि कौन सा दर्पण है जिसका वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस दर्पण के पीछे होता है। तो जो मुख्य फोकस से ये ध्रुव का या पोल का, जो इसे कहें पोल या ध्रुव हिंदी में कहते हैं, तो मुख्य फोकस से ध्रुव का जो दूरी हुआ उसे फोकस दूरी बोलते हैं या उसको फोकस दूरी बोलते हैं और स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं। उसी तरह जो वक्रता केंद्र से पोल की दूरी हुई उसको हम बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या किसको बोलते हैं? जिस गोले का भाग है वो दर्पण, उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। तो यहाँ पे सेंटर यहाँ है उस गोले का, तो उसकी त्रिज्या होगी उसके सेंटर से परिधि तक के बीच की दूरी। तो यहाँ पे बोलेंगे कि वक्रता केंद्र से ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और उसको कैपिटल आर से डिनोट करते हैं। उसी तरह उत्तल दर्पण में भी सेम वक्रता केंद्र से ध्रुव की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं और उसे आर से डिनोट करते हैं। तो इस तरह से हम देखें, और यहाँ भी जो आप परावर्तन का नियम पढ़े वो लागू होता है। और लाइट में, पूरा लाइट चैप्टर में, वो चाहे परावर्तन हो या अपवर्तन, इस एरो का बहुत महत्व है। बिना इस एरो का पूरा मीनिंगलेस है। इसलिए ये एरो देना तो कभी मत भूलिए। अगर कहीं भी डायग्राम बना रहे हैं तो ये एरो देना एकदम इम्पॉर्टेंट है। तो
ये एरो बता रहा है कि लाइट इधर से आ रही है और इधर को जा रही है। यहाँ पे देख रहे हैं कि एरो यही लाइन में इधर भी है और इसी लाइन में इधर भी है। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसका मीनिंग यह है कि आप वृत्त में पढ़े होंगे मैथ में कि जब कोई वृत्त में अगर सेंटर से परिधि पे इस तरह का लाइन खींचे, मतलब जो त्रिज्या होती है वो परिधि पे जो इसके आउटर सरफेस पे लंब होती है, परपेंडिकुलर होती है। तो जब कोई सरफेस पर परपेंडिकुलर अगर कोई किरण जाएगी, आपतित होगी, तो वो उसी के रास्ते वापस आ जाएगी सेम लाइन से। तो वही ये जब यहाँ से कोई किरण गई है वक्रता केंद्र से, मतलब ये इस गोले की त्रिज्या हो गई, तो ये त्रिज्या जो है इस सरफेस पे परपेंडिकुलर हो गई, तो ये यहाँ से जो लाइन गई है उसी लाइन से वापस आ गई है। तो इस तरह से देखें हम कि मुख्य फोकस क्या है, फिर वक्रता केंद्र क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है और फोकस दूरी क्या है। इस तरह से हम आगे देखेंगे कि दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ रखते हैं तो कैसे कैसे बनता है। उससे पहले हम ये देखते हैं कि रेज जो है, किरण जो है, किस तरह किसी दर्पण पे आपतित होती है तो परावर्तन के बाद क्या होती है, किधर जाती है। तो अभी दो को तो देख लिए कि कोई अगर पैरेलल आता है तो वो मुख्य फोकस से होते हुए बाहर जाता है, या पैरेलल आता है तो मुख्य फोकस से होते हुए प्रतीत होता है, जाते हुए प्रतीत होता है। दूसरा ये कि अगर सरफेस पे परपेंडिकुलर हो, लंब हो, तो उसी जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से आ जाती है। तीसरा ये होता है कि अगर मुख्य अक्ष के तिर्यक में हो कोई रेखा, जैसे अगर इस पॉइंट पे ऐसे तिर्यक कोई रेखा आए पोल पे, तो ये इस तरह से तिर्यक बाहर चला जाता है, ये आपतित हुआ तो ये परावर्तित हो गया, और ये जो मुख्य अक्ष पे अभिलंब है उससे ये आई बनाएगा और ये आर बनाएगा। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन हर जगह वैलिड होगा, लेकिन ये जो ऑब्लिक आएगा वो ऑब्लिक चला जाएगा। उसी तरह से यहाँ भी अगर कोई ऑब्लिक आए तो ऑब्लिक चला जाएगा। इस तरह से आर और आई। तो तीन तरह का देखें कि जब कोई प्रकाश की किरण ऑब्लिक आता है तो ऑब्लिक चला जाता है। उसी तरह अगर मान लिया फोकस से निकले तो कहीं एक मिरर है, ये फोकस है, ये वक्रता केंद्र है, या तो अगर फोकस से कोई किरण जो आपतित होती है वो परावर्तन के बाद परपेंडिकुलर चली जाती है, पैरेलल चली जाती है, मुख्य अक्ष के पैरेलल चली जाती है परावर्तन के बाद। ये भी फॉलो करती है आई आर। इस तरह से हम देखें कि किस तरह से किरण आपतित होती है और किस तरह से वो परावर्तित होती है। अब हम देखेंगे कि कोई भी दर्पण में कहाँ पे वस्तु रखते हैं तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनता है। हाँ, तो प्रतिबिंब के बारे में जान लेते हैं। प्रतिबिंब जो है इमेज, टाइप्स ऑफ इमेज दो प्रकार के होते हैं, एक वास्तविक और दूसरा आभासी। अब वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं, आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं जब कोई वस्तु को कोई मिरर के सामने रखा गया है तो उससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें, जब उससे निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद एक दूसरे को वास्तविक रूप से काटती है, तो उसके कारण जो इमेज बनता है, उसके कारण जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक प्रतिबिंब होता है। जैसे इसमें से जो प्रकाश की किरणें निकल रही है, मुख्य अक्ष के समानांतर प्रकाश की किरणें निकल रही है, वो परावर्तन के बाद फोकस से होते हुए निकल जा रही है। दूसरी जो प्रकाश की किरणें हैं जो मुख्य अक्ष के तिर्यक में आई है और ध्रुव पे
आपतित होके परावर्तन के बाद निकल गई, दोनों एक दूसरे को इस पॉइंट पे वास्तविक रूप से काट रही है, इसलिए यहाँ पे वास्तविक इमेज बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होगा वो उल्टा होगा, और यहाँ पे जो इस सिचुएशन में बनेगा वो वस्तु से बड़ा होगा। तो वास्तविक रूप से काट रही है तो वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन जहाँ पे कोई वस्तु से निकलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद वास्तविक रूप से एक दूसरे को नहीं काटती है, बल्कि उसको पीछे बढ़ाने पे वहाँ पे काटती हुई प्रतीत होती है, उस दोनों लाइन एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होती है, आभासी प्रतीत होती है, वहाँ पे जो प्रतिबिंब बनता है उसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। जैसे इस केस में देख रहे हैं तो यहाँ पे वस्तु है, जब मुख्य अक्ष के समानांतर इससे किरणें आपतित हुई तो परावर्तन के बाद इधर चली गई, जो कि मुख्य फोकस से निकलते हुए प्रतीत हो रही है। पीछे बढ़ाने पे मुख्य फोकस से निकलते हुए प्रतीत हो रही है। उसी तरह दूसरी लाइन जब ध्रुव पे आई तिर्यक, तो तिर्यक परावर्तन के बाद तिर्यक ही लौट गई, जो कि एक दूसरे को वास्तविक रूप से कभी नहीं काट सकती है। तो इसको पीछे बढ़ाने पे पॉइंट ए पे यहाँ काट रही है, ए डैश पे, तो यहाँ पे जब उसको पीछे बढ़ाया गया तो काट रही है, वास्तविक रूप से नहीं काट रही है। जब पीछे बढ़ाया गया तब काट रही है, तब वहाँ पे जो प्रतिबिंब बना वो आभासी प्रतिबिंब होगा। इस तरह से हम देखें कि वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहते हैं और आभासी प्रतिबिंब किसे कहते हैं। तो आगे देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अभी देखने जा रहे हैं अवतल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति। मतलब अवतल दर्पण के सामने जब कोई वस्तु को हम रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, प्रतिबिंब का साइज क्या होगा, प्रतिबिंब का नेचर क्या होगा। इस तरह से जैसे है पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब कि वस्तु की स्थिति, वस्तु कहाँ पे रख रहे हैं। उसके बाद है पोजीशन ऑफ इमेज, अब कहाँ पे उसका प्रतिबिंब बन रहा है। साइज ऑफ इमेज, मतलब प्रतिबिंब छोटा है, बड़ा है, बहुत बड़ा है, बहुत छोटा है। इस तरह से साइज ऑफ इमेज में हम उसको बताएंगे। उसके बाद नेचर ऑफ इमेज, इसमें बताएंगे कि इमेज कैसा बन रहा है, वास्तविक है, आभासी है, उल्टा है, सीधा है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो इस तरह से देखते हैं तो अनंत पर जब हम वस्तु को रखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो मुख्य फोकस पे बनता है और बहुत ही छोटा बनता है, बहुत छोटा बनता है या बिंदु मात्र बनता है। और वो होता है कैसा, वास्तविक और उल्टा। मतलब जो हम आपको बताए वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब, तो उसमें वास्तविक होता है और उल्टा होता है। उसके बाद होता है वक्रता केंद्र के पीछे, अगर अनंत से लेके आए और वक्रता केंद्र के पीछे रखे तो उसका जो प्रतिबिंब है वो मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। मतलब अगर कोई अवतल दर्पण लिए तो इसमें शॉर्टकट में ये दिखा रहे हैं अभी कि कहाँ पे वस्तु रख रहे हैं, प्रतिबिंब कहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद डिटेल में हम इसको एक एक पॉइंट को आगे देखेंगे। तो अभी पहला था अनंत पे, जब अनंत पे है कहीं तो जो प्रतिबिंब बन रहा है वो मुख्य फोकस पे बन रहा है। जब अनंत पे है तो मुख्य फोकस पे बन रहा है। उसके बाद वक्रता केंद्र के पीछे जब यहाँ पे आ गई वस्तु तो बन रहा है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में। जब मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में यहाँ पे कहीं पे बन रहा है। और कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा। अभी यहाँ पे से जब अनंत पे था तो वस्तु से बहुत छोटा था, और उसके बाद जब यहाँ ले आए तो वस्तु से छोटा बन रहा है। वो वास्तविक और उल्टा हो रहा है, वो भी वास्तविक है और उल्टा है। तीसरा पॉइंट है वक्रता केंद्र पर, जब हम वक्रता केंद्र पे कोई वस्तु ले आते हैं, जब वक्रता केंद्र पे कोई वस्तु ले आते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो वक्रता केंद्र पे ही बनेगा, इसी के पास बनेगा, और फिर वस्तु के बराबर होगा। अभी तक छोटा बन रहा था, उसके बाद अब वस्तु के बराबर हो जाएगा
और वास्तविक और उल्टा होगा। ये प्रतिबिंब उल्टा होगा और वास्तविक होगा। उसके बाद चौथा पॉइंट है वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच। अब प्रतिबिंब को हम शिफ्ट करके मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच कहीं लेके चले जाएंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? उसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता केंद्र के पीछे। वक्रता केंद्र के पीछे ये इधर कहीं बनेगा प्रतिबिंब। वस्तु से बड़ा होगा, वास्तविक और उल्टा होगा। यहाँ जब बनेगा तो वस्तु से बड़ा होगा और वास्तविक और उल्टा होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य फोकस पे। अब यहाँ से शिफ्ट करके मुख्य फोकस पे लेके आ जाएंगे। जब मुख्य फोकस पे लेके आ जाएंगे वस्तु को तो कहाँ बनेगा प्रतिबिंब? अनंत पे बनेगा। अब यहाँ से भी बाहर चला गया, अनंत पे बनेगा। अब वो जो अनंत पे बनेगा उसका साइज क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा होगा। अभी तक वस्तु से बड़ा हो रहा था, अब जो ये वस्तु से बहुत बड़ा होगा और वो भी वास्तविक और उल्टा होगा। उसके बाद फिर लास्ट पॉइंट है मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच। अब इमेज को वस्तु को यहाँ से भी शिफ्ट करके मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच ले आएंगे। तब क्या होगा? तब होगा कि जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे बनेगा। मतलब अभी तक दर्पण के इधर सामने बन रहा था, लेकिन अब दर्पण के पीछे कहीं बनेगा और वस्तु से बड़ा होगा। जो वस्तु है उससे बड़ा होगा, उससे बड़ा होगा और आभासी और सीधा होगा। आभासी होगा और सीधा होगा, जैसा वस्तु है उसी तरह से होगा। अगर यहाँ ए बी लिखें तो ये भी ए डैश बी डैश होगा। इस तरह से हम देखें कि जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण की तरफ लेके जा रहे हैं उसका प्रतिबिंब दर्पण से दूर जा रहा है जब वो वास्तविक है और उल्टा है। और उसके बाद जब हम मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में लेके चले गए तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन गया। तो इसी दर्पण के, अवतल दर्पण के इसी नेचर के कारण ये जो डॉक्टर डेंटिस्ट हैं वो इस्तेमाल करते हैं अपना पेशेंट का दांत इनलार्ज करके देखने में, बड़ा करके देखने में, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो अब देखते हैं आगे एक एक पॉइंट करके हम लोग देखेंगे कि अभी हम ये अवतल दर्पण में चल रहे हैं, इसके बाद उत्तल दर्पण में चलेंगे। तो पहला पॉइंट देखते हैं, जब वस्तु अनंत पर हो तो क्या होगा? एक अवतल दर्पण बनाएंगे, पीछे का पार्ट शेडेड करेंगे, इसका मुख्य अक्ष बनाएंगे, ये हो गया फोकस और ये हो गया वक्रता केंद्र। अच्छा, आप लोग पिछली क्लास में पढ़े होंगे 8th में कि फोकस और वक्रता केंद्र में कुछ रिलेशन होता है। रिलेशन होता है, अगर यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी को r कहें और ये फोकस दूरी स्मॉल f है और वक्रता त्रिज्या r है तो r = 2f होता है। जो कि हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि यहाँ से जितना दूरी f देंगे लगभग उतना ही दूरी c का भी देंगे, ताकि हमारा इमेज का जो पोजीशन है वो सही से आएगा। तो ये ध्यान रखते हुए हमको इमेज बनाना है। तो देखते हैं, पहला है कि जब वस्तु अनंत पर हो। वस्तु जब अनंत पे होगा तो वस्तु से तो बहुत सारा प्रकाश की किरणें निकलेगी और आके दर्पण पे पड़ेगी, लेकिन हमको इमेज बनाने के लिए, कोई भी वस्तु का इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 प्रकाश की किरणें चाहिए, ताकि वो परावर्तन के बाद आपस में कटे, आपस में एक दूसरे को काटे।
तब हमको वहाँ पे इमेज मिल जाएगा। तो हम दो ही प्रकाश की किरण लेके चलेंगे। तो हम बहुत तरह के किरण के बारे में बताए हैं कि जब कोई प्रकाश की किरण समानांतर आके दर्पण पे पड़ेगी तो मुख्य फोकस होते हुए परावर्तित होगी, और जब कोई प्रकाश की किरण जब तिर्यक आएगी पोल पे, मुख्य अक्ष के तिर्यक आएगी तो तिर्यक ही परावर्तन के बाद जाएगी, और जब कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से दर्पण पे पड़ेगी तो उसी रास्ते फिर परावर्तन होके आएगी। तो हमें इसमें से कोई दो सेलेक्ट करना है, क्योंकि हमको दो ही किरण चाहिए, दो ही रे चाहिए इमेज बनाने के लिए। तो हम एक ही फॉलो करेंगे, एक तो अभी समानांतर रहेगा और दूसरा जो तिर्यक रहेगा, उस तरह से हम बनाएंगे। तो चलिए, अभी वस्तु अनंत पर है, तो अनंत पर है तो बहुत दूर से आता हुआ प्रकाश की किरणें समानांतर माना जा सकता है उसको। तो एक किरण समानांतर आई, और जो समानांतर आती है वो फोकस से निकल जाती है, तो फोकस से होकर निकल गई, और दूसरी किरण जो भी दूर से आएगी, दर्पण के बहुत दूर से जो किरण आ रही है वो समानांतर ही ले सकते हैं, क्योंकि वो तिर्यक नहीं आएगी, बहुत दूर से आ रही है, वो समानांतर किरण होगी। तो बहुत दूर से आ रही होगी इधर से भी, तो वो समानांतर रहेगी और ये फोकस से होके निकल जाएगी। तो ये यहाँ पे एक दूसरे को काट रही है, जो ऊपर से भी आई और भी किरणें आएगी अगर, तो वो फोकस से होकर निकलेगी इस तरह से। तो ये फोकस पे काट रही है और फोकस पे ही इमेज बना रही है। चूंकि ये फोकस परावर्तन के बाद एक दूसरे को काट रही है, इसलिए ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगी, और वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। और वस्तु ये जो है पॉइंट मात्र बनेगा। तो मतलब वस्तु जब अनंत पर हो, तो इसको टेबल में हम लोग देखे थे कि पोजीशन जो होगा इमेज का, जो उसका प्रतिबिंब का पोजीशन होगा वो फोकस पे होगा, मुख्य फोकस पे होगा, और जो वस्तु का साइज होगा वो पॉइंट मात्र होगा। और देखे थे कि जो इमेज होगा वो वास्तविक और उल्टा होगा, तो वास्तविक रूप से काट रही है तो वास्तविक होगा, और वास्तविक इमेज है तो उल्टा होगा। तो चलिए, एक पॉइंट देख लिए, अभी दूसरा पॉइंट देखते हैं। दूसरा था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र के पीछे हो, ये दोनों तरह से आता है, या तो वक्रता केंद्र के पीछे या वक्रता केंद्र अनंत के बीच में, कोई भी लैंग्वेज में आ सकता है, कुछ भी लिखा हुआ आ सकता है। तो ये उसका मतलब यही हुआ कि वक्रता केंद्र के पीछे है, वक्रता केंद्र से अनंत तक कहीं भी हो सकता है। तो इसको देखते हैं। तो एक अवतल दर्पण बना लिए, उसका मुख्य अक्ष बना लिए P, ये हो गया उसका फोकस, और ये हो गया उसका वक्रता केंद्र। अब जो वस्तु है वो वक्रता केंद्र के पीछे है, कहीं यहाँ पे है, ए बी कोई वस्तु है, उससे हम दो प्रकाश की किरणें निकलती हुई मान लेंगे। एक तो कि जो इसके समानांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के जो समानांतर जाएगी, जो मुख्य अक्ष के किरणें समानांतर जाएगी वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर लौटेगी, मुख्य फोकस से होकर लौटेगी। हाँ, तो एक किरण जो मुख्य अक्ष के समानांतर आई और फोकस होके प्रवर्तित हो गई, दूसरा किरण जो है वो अगर मुख्य अक्ष के तिर्यक आएगी
और वो परावर्तन के बाद इस तरह से लौट जाएगी, मुख्य अक्ष के तिर्यक आई और परावर्तन के बाद इस तरह से लौट गई, तिर्यक ही यहाँ आई और आर बनाया। तो ये जो है पहले वाली किरण को इस पॉइंट पे काटा है। अब जिस पॉइंट पे काटा उधर हेड होगा वस्तु का और मुख्य अक्ष पे टेल था तो टेल रह जाएगा। तो यहाँ पे बी डैश ए डैश। इस तरह से देखें कि जब वस्तु को वक्रता केंद्र के पीछे रखते हैं तब इसका इमेज जो है वो वक्रता केंद्र और फोकस के मुख्य फोकस के बीच में बनता है। और जो इमेज का साइज है वो ये अगर h1 है और ये h2 है तो h2 जो है वो लेस देन h1 होगा। ये हाइट कम होगा इस हाइट से और बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। इस तरह से अगर आगे पॉइंट देखते हैं तो तीसरा पॉइंट था कि जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो। तो तीसरा पॉइंट है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो। जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र पे हो तब उसका इमेज कहाँ बनेगा? तो उसका इमेज वक्रता केंद्र पे ही बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। अभी तक वस्तु से छोटा बन रहा था, वस्तु से बहुत छोटा बन रहा था, लेकिन अब वस्तु के बराबर बनेगा। तो इसको भी देखते हैं। यहाँ पे एक वस्तु ए बी लिए जो कि वक्रता केंद्र पे स्थित है, वक्रता केंद्र पे है और उससे एक प्रकाश की किरण जो कि समानांतर मुख्य अक्ष के, ये हो गया मुख्य अक्ष के समानांतर चली और परावर्तन के बाद मुख्य फोकस से होते हुए लौट गई। अब दूसरा जो किरण है वो हम मुख्य अक्ष के तिर्यक लेंगे और वो परावर्तन के बाद ये लाइन को काटते हुए लौट जाएगी। जब मुख्य अक्ष के तिर्यक आएगी और परावर्तन के बाद इस लाइन को काटते हुए चली जाएगी। जब ये लाइन सीधा बनेगा तो एकदम सही पॉइंट पे आएगा। अब स्केल से बनाएंगे तो एकदम सीधा सीधा आएगा और ये जो इमेज का साइज होगा वो इसके बराबर होगा। ये हो गया ए डैश और ये हो गया बी डैश और दोनों बराबर होंगे। इमेज का जो साइज होगा, हाइट h1 h2, तो यहाँ पे h1 = h2 होगा। और जब वक्रता केंद्र पे होगा तो उसका इमेज भी वक्रता केंद्र पे बनेगा और वास्तविक रूप से काट रही है तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो इस तरह से हम 3 पॉइंट साबित कर लिए। अब चौथा पॉइंट देखते हैं। चौथा पॉइंट था कि जब वस्तु जो है वो वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच होगी। चौथा पॉइंट था जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो।
जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो तब उसका इमेज कहाँ बनेगा। टेबल में आपने देखा कि जब वस्तु वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच हो तब उसका इमेज जो बनेगा वो वक्रता केंद्र के पीछे बनेगा, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा। तो चलिए इसको भी देखते हैं। जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में कहीं हो, ए बी, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा। तो इससे एक लाइन तो बस पैरेलल हमको लेके जाना है और वो फोकस से होते हुए लौट जाएगा, और दूसरा लाइन जो है वो मुख्य अक्ष दूसरा लाइन मुख्य अक्ष के तिर्यक ध्रुव पे आपतित करेंगे और वो लौटती है तो इधर वास्तविक रूप से काटती है इस लाइन को। ये एरो देना एकदम जरूरी है, एरो नहीं देंगे तो इस डायग्राम का कोई वैलिडिटी नहीं रहेगा, कुछ भी इसका मार्क्स नहीं मिलेगा। एरो देना बहुत ही जरूरी है कि किरण किधर से किधर जा रही है। तो चलिए ये यहाँ पे काट रही है तो यहाँ पे इस तरह से इमेज बन गया ए डैश बी डैश। मतलब जब हम कोई वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखे, मुख्य फोकस के बीच में रखे, तो उसका जो इमेज है वो वक्रता केंद्र के पीछे बन रही है और वस्तु से बड़ा बन रही है और उल्टा और वास्तविक बन रही है। इस तरह से टेबल में जो दिया हुआ था वही आ रहा है। अभी उसके बाद 5वां पॉइंट देखेंगे। 5वां पॉइंट है जब वस्तु फोकस पे हो, मुख्य फोकस पे हो। जब वस्तु मुख्य फोकस पर हो, जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो तो कहाँ बनेगा उसका इमेज। जब वस्तु मुख्य फोकस पे हो तो उसका इमेज अनंत पर बनेगा। क्यों? क्योंकि जो मुख्य फोकस से के पास से अगर प्रकाश की किरण निकलेगी तो वो समानांतर चली जाएगी, मुख्य अक्ष के समानांतर चली जाएगी और अनंत पे कहीं पे मिलता हुआ नजर आएगा। तो देखते हैं यहाँ पे कोई वस्तु अगर मुख्य फोकस पे हो, जब कोई वस्तु अगर मुख्य फोकस पे हो ए बी, तो इससे अगर कोई प्रकाश की किरण जाएगी तो जहाँ मुख्य अक्ष के पैरेलल कोई प्रकाश की किरण गई मिरर पे तो वो हमेशा लौटती है मुख्य फोकस होके, यहाँ से मुख्य फोकस होके लौटेगी, ये परावर्तन के बाद आ जाएगी। और दूसरा पॉइंट जब इससे इधर आएगी तो इधर आएगी। इस तरह से हम देखते हैं कि यहाँ से घटते जा रहा है डिस्टेंस, लेकिन बहुत दूर पे जाके बनेगा। ये जो इमेज है बहुत दूर पे, अनंत पे इसको मान सकते हैं कि अनंत पे जाके बनेगा और बनेगा वो वस्तु से बहुत बड़ा होगा। क्योंकि अगर यहाँ भी बनता तो वस्तु से बड़ा होता, अब जितना दूर जाएगा उतना ज़्यादा बड़ा बनेगा, तो वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पे बनेगा। जब अनंत पे बनेगा तो अनंत पे ये कटता हुआ, मतलब कटेगा तब एक दूसरे को काटेगा तभी बनेगा, तो यानी वास्तविक रूप से काट रही है तो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वस्तु से बहुत बड़ा बनेगा और अनंत पर बनेगा। चलिए अब एक इसमें लास्ट पॉइंट जो था टेबल में वो देखते हैं कि जब वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा।
जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो, जब वस्तु ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच हो तब इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। देखते हैं। हम एक अवतल दर्पण ले लिए हैं और अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पे ये उसका मुख्य फोकस है, ये उसका वक्रता केंद्र है। अब मुख्य अक्ष और ध्रुव के बीच एक वस्तु ले लिए हैं ए बी। अब ए बी से दो प्रकाश की किरण जैसे हम लोग निकालते हैं उस तरह से निकालेंगे। यहाँ भी तो दो प्रकाश की किरण निकालते हैं, एक तो जो मुख्य अक्ष के समानांतर हो, जो मुख्य अक्ष के समानांतर होगी वो फोकस से होकर लौटेगी। दूसरा जो तिर्यक हो, मुख्य अक्ष के तिर्यक होगी वो मुख्य अक्ष के तिर्यक ही लौटेगी। इस तरह से यहां देख रहे हैं, इस तरह से यहां देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये आगे बढ़ते जा रहा है एक दूसरे से दूर होते जा रहा है, एक दूसरे से दूर होते जा रहा है, तो आगे कहीं भी मिलने की संभावना नहीं है इसका। जब आगे मिलने की संभावना नहीं है तो पीछे कहीं मिलेगा, तो इसको पीछे बढ़ाते हैं। तो दर्पण के पीछे जब बढ़ाते हैं इसको और इसको, तो यहाँ कहीं मिलता हुआ प्रतीत होता है और यहाँ पे जब मिलता हुआ प्रतीत होता है तो यहीं पे इमेज भी बनेगा ए डैश बी डैश। अब जब कोई वस्तु को अवतल दर्पण, किसी अवतल दर्पण के सामने उसके मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका इमेज जो है वो दर्पण के पीछे बनता है। उसके बाद ये एक्चुअली मतलब एक दूसरे को काटा नहीं है, जो परावर्तन के बाद किरणें हैं जो एक दूसरे को काटी नहीं है, काटती हुई पीछे बढ़ाने पे प्रतीत हो रही है, इसलिए यहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनेगा। जब काटती हुई प्रतीत होती है परावर्तन के बाद तो वहाँ पे आभासी प्रतिबिंब बनती है। हम आपको आभासी प्रतिबिंब का डिफिनेशन भी बताए थे। तो आभासी प्रतिबिंब बनती है और जो प्रतिबिंब बनती है वो आभासी और सीधा होता है, आभासी और सीधा होता है और वस्तु से बड़ा होता है। ये H1 है, ये H2 है, तो यहाँ पे H1 से H2 बड़ा होगा। इस तरह से यहाँ पे प्रतिबिंब है जो बड़ा होगा और आभासी होगा और दर्पण के पीछे होगा। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि वो कौन सी स्थिति है जहाँ पे अवतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी बनता है। तो ये यही पोजीशन है जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के, मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाता है तो उसका आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है जो कि वस्तु से बड़ा होता है, सीधा होता है। चलिए इस तरह से अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कहाँ पे वस्तु रखेंगे, कहाँ प्रतिबिंब बनेगा, ये समाप्त हो गया। अब उत्तल दर्पण में देखते हैं। उत्तल दर्पण में मुख्यतः दो ही पोजीशन है, उसको देख लेते हैं। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब
ये स्थिति अभी जो देखे थे वो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब देखे थे, अब उत्तल दर्पण में देख रहे हैं। तो चूंकि हम यहाँ पे प्रतिबिंब को रखे थे बारी बारी से अनंत पे, वक्रता केंद्र के पीछे, वक्रता केंद्र पे, वक्रता केंद्र मुख्य फोकस के बीच में, फिर उसके बाद मुख्य फोकस पे, लेकिन जो उत्तल दर्पण है उसका मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र दर्पण के पीछे होता है, जहाँ की हम वस्तु को रख नहीं सकते। तो यहाँ पे दो ही पोजीशन बनता है मेनली, एक तो मुख्य फोकस पे और दूसरा मुख्य फोकस के और अनंत के बीच में, एक मुख्य फोकस और अनंत के बीच में और एक अनंत पे, यही दो पोजीशन बनता है इसमें। तो चलिए देखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे उत्तल दर्पण में हम देख रहे हैं कि दो तरह का दो उत्तल दर्पण बना हुआ है। इसमें दो ही पोजीशन होता है, एक तो कि अनंत पर जब वस्तु अनंत पर हो, और दूसरा है जब वस्तु दर्पण के निकट हो। एक तो कि जब अनंत पे हो, तो जब अनंत पे होगी तो हम उससे सिर्फ पैरेलल या जो समानांतर किरणें हैं उसी को आता हुआ मान सकते हैं। तो समानांतर किरणें जब आएगी उत्तल दर्पण पे तो परावर्तन के बाद इधर बाहर की तरफ भाग जाएगी। इसी तरह नीचे भी समानांतर किरणें आएगी, परावर्तन के बाद इधर चली जाएगी। तो ये एक्चुअली एक दूसरे को काटेगी नहीं। तो इसको पीछे बढ़ाते हैं जब, तो चूंकि ये मुख्य फोकस है, तो किसी भी दर्पण में जब समानांतर किरणें मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें आती है तो या तो मुख्य फोकस पे काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पे मुख्य फोकस से निकलती हुई प्रतीत हो रही है, तो यहाँ पे जो अनंत पे वस्तु रहेगा उसका इमेज मुख्य फोकस पे बनाएगा और वो प्रतिबिंब आभासी होगा, क्योंकि
सही में एक दूसरे को काट नहीं रही है, वो आभासी रूप से काट रही है, तो यहाँ पे वो प्रतिबिंब आभासी होगा और वस्तु से बहुत छोटा होगा, यहाँ पे पॉइंटेड होगा और सीधा होगा, क्योंकि आभासी होगा इसलिए सीधा होगा और मुख्य फोकस पे बनेगा। दूसरा जो केस है वो जब वस्तु दर्पण के निकट हो, दर्पण के निकट कहीं पे वस्तु है तो क्या होगा, जब दर्पण के निकट वस्तु है तो वस्तु से दो किरणें निकलते हुए मान सकते हैं। तो एक किरण जो समानांतर मुख्य अक्ष के समानांतर निकली वो परावर्तन के बाद इधर चली गई, तो उसको हम मुख्य अक्ष से निकलता हुआ मान सकते हैं। पीछे बढ़ाने पे मुख्य फोकस पे आके मिलती है तो उसको मुख्य फोकस से निकलता हुआ मान सकते हैं। उसी तरह दूसरी किरणें जो मुख्य अक्ष के तिर्यक ध्रुव पे आपतित हुई, वो परावर्तन के बाद इधर तिर्यक ही निकल गई और इसको भी अगर पीछे बढ़ाए तो ये यहाँ पे एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत हो रही है, तो उसी जगह पे इमेज फॉर्म हो जाएगा और ये ए बी है तो यहाँ पे ए डैश बी डैश यहाँ पे इमेज बन जाएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि उत्तल दर्पण में दो पोजीशन है, एक तो कि जब वस्तु अनंत पे हो तो उसका इमेज फोकस पे मुख्य फोकस पे बनेगा और आभासी होगा, वस्तु से छोटा होगा, सीधा होगा। उसी तरह से अगर वस्तु दर्पण के निकट हो तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे ही बनेगा और वो आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से छोटा होगा। इसमें वस्तु से बहुत छोटा होगा और इसमें वस्तु से छोटा होगा, लेकिन दोनों केस में आभासी होगा, सीधा होगा और दर्पण के पीछे बनेगा। हाँ, तो अब देखते हैं अवतल दर्पण का उपयोग। हमसे इमेज कहाँ पे रहता है तो कहाँ बनता है ये देख लिए, अब हम उसका उपयोग देखते हैं कि अवतल दर्पण का उपयोग क्या है। तो अवतल दर्पण का उपयोग है, पहला टॉर्च में लंबी दूरी तक रोशनी देने के लिए टॉर्च में उपयोग करते हैं, क्योंकि अगर फोकस पे टॉर्च का बल्ब रहे तो वो अनंत तक जाएगी उसकी रोशनी, इसलिए लंबी दूरी तक जाएगी, इसलिए उसको टॉर्च में यूज करते हैं। सर्च लाइट में भी सेम काम करता है इसी तरह का। गाड़ियों के हेडलाइट में भी उसी तरह, अगर फोकस पे बल्ब रहे तो बहुत दूर तक जाएगी उसकी लाइट, इसलिए गाड़ियों के हेडलाइट में करते हैं। दांतों का डॉक्टर दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है, तो दांतों का डॉक्टर जब अपने पेशेंट के मुंह में मिरर डाल के उसके दांत के आसपास का जगह देखता है, तो जब आप पढ़े होंगे अवतल दर्पण में कि जब दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखते हैं तो उसका बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए दांतों के डॉक्टर इसका यूज करते हैं क्योंकि उसका बड़ा बड़ा प्रतिबिंब बनता है और उसको आराम से उस जगह को देख पाते हैं। उसी तरह सोलर कुकर में इसलिए करते हैं क्योंकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणों को हम अनंत से आती हुई मान सकते हैं, और जो सूर्य से आती हुई प्रकाश की किरणें अनंत से आती है वो परावर्तन के बाद मुख्य फोकस पे मिलती है, मुख्य फोकस काटते हुए मुख्य अक्ष को जाती है। तो अगर मुख्य फोकस पे पूरे किरणें को, जितना भी किरण आती है उसको कंसंट्रेट किया जाए तो बहुत बड़ा हीट वहाँ पे जनरेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ताप मिल जाता है, इसलिए सोलर कुकर में अवतल दर्पण का ही उपयोग होता है। कभी कभी एग्जाम में आते हैं कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, और मैट्रिक ही एग्जाम में नहीं, ये तो हमेशा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते रहते हैं कि सोलर कुकर में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है, दांतों के डॉक्टर कौन सा दर्पण का उपयोग करता है, इस तरह से हमेशा क्वेश्चन आते हैं। हाँ, तो उत्तल दर्पण का उपयोग ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका एक ही उपयोग है, बस गाड़ियों में गाड़ी के साइड मिरर में इसका उपयोग किया जाता है। वो इसलिए किया जाता है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, ये क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि गाड़ियों के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका कारण है कि उत्तल दर्पण का उपयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इसमें सीधा इमेज बनता है और जो इमेज होता है वो वस्तु से छोटा होता है और ये बहुत ज़्यादा रेंज तक, बहुत दूर तक इससे बहुत रेंज को कवर किया जा सकता है, बहुत रेंज में इससे देखा जा सकता है, जो कि समतल दर्पण से संभव नहीं है। और जो वस्तु है वो नज़दीक दिखता है,
जहाँ पे वस्तु होता है उससे नज़दीक दिखता है। तो इसलिए गाड़ियों के साइड मिरर में इसका अब उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है, जो कि समतल दर्पण से संभव नहीं था। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास ठीक लग रहा है तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। ठीक है, धन्यवाद।